जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीत, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हम चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। सम्यक दर्शन तो है किंतु नियम पूर्वक किसी व्रत का पालन नहीं है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान है। कल हमने बात की थी 4 तरह के सम्यक्त्व होते हैं। कौन कौन से? सुनीता आंटी, कौन कौन से 4 तरह के सम्यक्त्व हैं? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनीता आंटी अनम्यूट करिए आपको। सुनीता आंटी आवाज आ रही है मेरी? सुनीता आंटी अपने आप को अनम्यूट करिए। अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ 4 तरह के सम्यक। हाँ बोलिए सुनीता आंटी, आप बोलिए 4 तरह के सम्यक्त्व। सम्यक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, छायक समीक और वेदक, 4 तरह के मतलब सम्यक होते हैं इसमें। हाँ, तो 4 तरह के सम्यक्त्व होते हैं, 4 तरह के सम्यक दृष्टि होते हैं। तो इसमें से हमने पहले बात की थी औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव की, जिसको कि 7 प्रकृतियों का उपशम। ये थोड़ा स्थूल कथन है, और करणानी योग में अगर डीप में जाते हैं तो उसमें ये भी बता देते हैं 6 प्रकृति का, 5 प्रकृति का, किंतु मोटे तौर पर कहें तो 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। उपशम नाम किसका है? दब जाना, है ना, उसका नाम उपशम है। उपशम शब्द के लिए बहुत अच्छी परिभाषा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी है। जहां सत्ता तो पाई जावे पर उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम है ना। अच्छी परिभाषा है कि जहां सत्ता तो है किसकी? 7 ही कर्मों की, 7 ही प्रकृति की। कौन सी 7 प्रकृतियां? अनंतानुबंधी की 4, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियों की सत्ता तो पाई जाए किंतु उदय नहीं पाया जाए, उसका नाम क्या है? उपशम है। और उससे सहित जो जीव है, उस समय जीव के जो भाव हैं, उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। और उस औपशमिक सम्यक्त्व का धारी जो जीव है, वो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। ठीक है ना। तो मतलब वही जो गंदगी दबी हुई है, उसका उदय है या नहीं, तो दोनों तरह से बोल सकते हैं कि अभी है भी और नहीं भी है। कि दबी हुई है तो कभी भी उदय में भी आ सकती है। तो कितनी अच्छी उपशम की परिभाषा। जहां सत्ता तो पाई जाए किंतु उस प्रकृति का उदय नहीं पाया जाए, उसका नाम उपशम है। एक और उपशम से संबंधित एक और बात ध्यान से समझने जैसी है कि उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है, बाकी के 7 कर्मों का उपशम नहीं होता है। उपशम मतलब दब जाना। बाकी के कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और अघातिया 4 कर्म, इन सब का उपशम नहीं होता है। तो उपशम वाली कंडीशन खाली मोहनीय कर्म के साथ है, इसलिए मोहनीय कर्म का औपशमिक रूप होता है, उपशम रूप होता है। तो ये पहले सम्यक्त्व की बात है, औपशमिक सम्यक दृष्टि। इसमें निर्मलता कैसी पाई जाती है? देखो, ये भी उन्हीं के ही जैसा, उन्हीं में से टोडरमल जी का ही शब्द पढ़ रही हूं। सो यह सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व वर्तमान काल में छायिकवत निर्मल है। जैसा छायिक सम्यक्त्व निर्मल है, जैसा अरहंत सिद्ध भगवानों के श्रद्धान है, वैसा ही श्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व का है।
किंतु इसके साथ एक बुरी बात क्या है कि इसका समय मात्र अंतर्मुहूर्त का है। अंतर्मुहूर्त के बाद ये सम्यक्त्व रहेगा नहीं तो अगर ये परमानेंट रहे तो फिर क्षायिक सम्यक्त्व की जरूरत ही क्या है, हमेशा दबा रहे कर्म। किंतु गंदगी ज्यादा देर तक दबी नहीं रह सकती है। कोई भी किसी शत्रु को हम वो कर दें, घायल कर दें, तो वो घायल बहुत देर तक नहीं रहेगा, या तो मरेगा या वापस जिंदा होके वापस प्रहार करेगा हमारे ऊपर। इसलिए औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त ही है, इसलिए जीव पुरुषार्थ करता रहता है और आगे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। दूसरा सम्यक्त्व था क्षायिक सम्यक्त्व, जिसे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। उसमें ये ही सातों प्रकृतियों का पूरी तरह से नाश क्षय ही हो जाता है, और जिस चीज का एक बार नाश या क्षय हो गई है वो चीज वापस कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इस सम्यक्त्व का काल कितना है? सादी अनंत काल है। बीना आंटी, एक बार क्षायिक सम्यक्त्व हो गया तो फिर वो अनंत काल तक रहता है। अब दो सम्यक्त्व की आज हमारी और बात करनी थी, छायोपशमिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व। हम यहीं से इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं बनारसी दास जी के, और साथ में आज थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी देखेंगे, तो और क्लियर अपने को सारी चीजें हो जाएंगी। छंद नंबर है 43, सम्यक्त्व के नव भेदों का वर्णन। चिंता मत करना, ये कोई नए भेद नहीं है नो कि अब और नो याद करना, कल तो 4 याद कर लिए, आज वापस नो याद करना। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, सरल से है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। बोलते हैं सम्यक्त्व के नव भेदों का वर्णन। कल बेला भाभी ने बहुत अच्छे वो लिखे, मुख्य पॉइंट लिखे, जो सब पूरी सारी चीजें कवर कर ली, देशघाती सर्वघाती सब प्रकृति। चलिए 43 नंबर का छंद। क्षय उपसम वर्ते त्रिविधि वेदक चारि प्रकार, छायक उपसम जुगल जुत नौधा संकित धार। क्षय उपशम वर्ते त्रिविध। क्षय उपशम मतलब क्षयोपशम सम्यक्त्व 3 प्रकार का, वेदक 4 प्रकारी, वेदक सम्यक्त्व 4 प्रकार का, छायक उपशम जुगल जुत, छायक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व, इसके कोई भेद प्रभेद नहीं है, इसलिए ये 2, तो टोटल 9 धा संकित धार। इन सब के मिलने से 9 प्रकार का सम्यक्त्व हो जाता है। ठीक है, 3 प्रकार का क्षयोपशम सम्यक्त्व, 4 प्रकार का वेदक सम्यक्त्व, 1 प्रकार का औपशमिक सम्यक्त्व और 1 प्रकार का क्षायिक सम्यक्त्व। इस तरह से 9 प्रकार के सम्यक्त्व हो जाते हैं। मतलब इसको और सरल भाषा में कहें तो सम्यक्त्व के मुख्य भेद तो 4 को भी वेदक सम्यक्त्व को भी सम्यक्त्व नहीं गिनते हैं, उसे भी छायोपशमिक में ही गिन लेते हैं। तो कई ग्रंथों में आपको पढ़ने में सम्यक्त्व के 3 भेद भी आएंगे, तो ऐसा नहीं समझना कि ये क्या गड़बड़ हो गई, वो छायोपशमिक में ही वेदक को इंक्लूड कर लिया है ना। अदरवाइज देखें तो मुख्य 4 भेद सम्यक्त्व के, औपशमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व। इन 4 के ही और भेद कर देते हैं तो 9 भेद हो जाते हैं। और भेद कर देते हैं तो छायोपशमिक सम्यक्त्व के 3 और वेदक के 4 और 3 7, एक औपशमिक सम्यक्त्व और एक छायिक सम्यक्त्व, टोटल 9 भेद हो गए। बीना आंटी, कौन से 9 भेद हो गए, एक बार बता दीजिए कौन कौन से 9 भेद की चर्चा करने वाले हैं हम। क्षायिक सम्यक के 3 छायिक के, भेद, छायोपशमिक के 3, क्षायोपशमिक सम्यक के 3 भेद और वेदक के 4 भेद, और एक उपशम और एक उपशम और एक होएगा क्षायिक सम्यक। वेरी गुड, वेरी गुड, इस तरह से 9 भेद करे हैं। वेरी गुड, है ना। एक उपशम, एक छायिक, 3 छायोपशमिक और 4 वेदक, इस तरह से 9 भेद हैं। अब देखिए, ये तो अपन और भी समझिए थोड़ा मोटा ही पढ़ रहे हैं। अब अगर ग्रंथों में जाएंगे तो उपशम के भी भेद हैं,
उपशम के भी प्रथमोपशम द्वितीय उपशम है, फिर प्रथमोपशम के भी और भेद हो जाते हैं, किंतु हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बनारसी दास जी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर वैसे भी जब चतुर्थ गुणस्थान की बात करते हैं तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की ही बात होती है, पहली बार उपशम होना। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व होता है 7वें गुणस्थान में, है ना, उसकी चर्चा जब हम तब करेंगे, इसलिए यहाँ पर 9 भेदों की चर्चा है। छायोपशमिक सम्यक्त्व के 3 भेदों का वर्णन। अब छायोपशमिक सम्यक्त्व कैसे 3 प्रकार का है उसकी चर्चा करते हैं। चारिक पेत्र उपसमे पन छे उपसम दोय, छे षट उपसम एक यो, छह उपसम त्रिक होय। कुछ समझ तो नहीं आया होगा, चलिए पढ़ते हैं इसको, है ना। इसका अर्थ वैसे तो ये 7 प्रकृतियों के इधर उधर ही घूमेंगे तो ये 3 भेद हो जाएंगे। इसको एकदम सरल भाषा में अपन समझने की कोशिश करते हैं। छायोपशमिक सम्यक्त्व के 3, पहले में क्या है, चार खपे त्रय उपसमे, 4 का तो क्षय और 3 का उपशम। खिपे मतलब क्षय, तो 4 कौन से का क्षय, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति का क्षय, और 3 का उपशम। 3 कौन कौन सी, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम, वह क्षयोपशम सम्यक्त्व का पहला भेद है। दूसरा, पन छे उपसम दोई, पन मतलब 5, है ना, तो 5 का 6, 6 मतलब 6, उपशम दोई, तो 5 के बाद कितनी बच गई, 2 बच गई प्रकृतियां, 2 का उपशम, वो द्वितीय प्रकार का क्षय उपशम सम्यक्त्व। 6 षट उपसम एक यो, 6 का तो क्षय, 6 जो पहला 6 लिखा है ना, इसका मतलब क्षय, और षट मतलब 6 प्रकृति का क्षय और उपसम एक का उपशम, यो इस प्रकार के क्षयोपशम सम्यक्त्व के 3 भेद हुए। सरल हैं, कठिन नहीं है। टोटल कितनी, 7 प्रकृतियां होती है, 7 में से 4 का क्षय, 3 का उपशम, पहली कंडीशन, पहला भेद। दूसरा, 5 का क्षय, 2 का उपशम। तीसरा, 6 का क्षय, 1 का उपशम। अलग अलग मैथ्स का सवाल जैसा है, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1 = 7, है ना। वापस बोलूं एक बार, 4 + 3 कितने हुए, 7, ये पहला भेद हो गया। दूसरा, 5 + 2 हो गए 7, ये दूसरा भेद क्षयोपशम सम्यक्त्व का। और तीसरा हो गया 6 + 1 = 7, ये तीसरा क्षयोपशम का भेद। अब जो इसमें पहले पहले के अंक हैं उन सब का क्षय और बाद के अंकों का उपशम, इस तरह से ये 3 प्रकार के क्षयोपशम सम्यक्त्व हुए, है ना। अब ये क्यों होते हैं, किसी किसी मतलब ये यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो किन्हीं जीव को 4 प्रकृति का क्षय हो जाता है, 3 का उपशम हो जाता है, किन्हीं किन्हीं जीवों को 5 का क्षय हो जाता है, 2 का उपशम हो जाता है, किन्हीं को 6 प्रकृति का क्षय हो जाता है, 1 का उपशम हो जाता है। इस तरह ये क्षयोपशम सम्यक्त्व के 3 भेद हैं। कौन कौन से, सुशीला आंटी 3 भेद बता दीजिए एक बार। इसका क्षयोपशम सम्यक्त्व के 3 भेद, हाँ, 4 का 6 और 3 का उपशम, 5 का 6, 2 का उपशम, 6 का 6, 1 का उपशम। हाँ ठीक है, ये तो मोटे तौर पे हो गए। अब 4 कौन से, कि पहले वाले में अनंतानुबंधी के 4 का क्षय और 3 का उपशम, मतलब दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम। दूसरा भेद है जो 5 का क्षय, उसमें अनंतानुबंधी की 4 और 1 मिथ्यात्व प्रकृति, उसका क्षय, और बची कौन सी 2, कौन सी 2 बच गई बीना आंटी, कौन सी 2? हाँ, सम्यक और मिश्र, सम्यक और मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति, इनका उपशम। और तीसरे भेद में बोलेंगे 6 का क्षय, तो अनंतानुबंधी की 4, 1 मिथ्यात्व और 1 मिश्र, इनका क्षय और उपशम किसका, 1 सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का
सम्यक प्रकृति का उपशम। इस तरह ये 3 तरह के भेद छायोपशमिक सम्यक्त्व के होते हैं। ठीक है, ये सब अंदर की बातें हैं। जीव पुरुषार्थ करता है, जीव का कम पुरुषार्थ हो रहा है, ज्यादा पुरुषार्थ हो रहा है, कितना पुरुषार्थ हो रहा है, इस प्रकार से ये भेद बनते हैं। पुष्पा आंटी समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब वेदक सम्यक्त्व के 4 भेद। इसी तरह से वेदक सम्यक्त्व के भी 4 तरह के भेद हो जाएंगे। बोलते हैं एक साथ, 3 दोहे लिखे हैं वेदक सम्यक्त्व के 4 भेद के लिए। एक बार बोलते हैं। जहाँ चारि पर कति खिपई, द्वे उपसम इक वेद, क्षय उपसम वेदक दशा, तासु प्रथम यह भेद। पंच खिपे इक उपसमे, इक वेदे जिहि ठोर, सो क्षय उपसम वेद की, दशा द्वितीय यह ओर। 6 षट वेदे एक जो, छायक वेदक सोय, षट उपसम इक प्रकृति वेद, उपसम वेदक होय। पढ़ने में कठिन है किंतु भाव सरल है। वेदक सम्यक्त्व और छायोपशमिक सम्यक्त्व में एक बेसिक अंतर बताया था पुष्पा आंटी। क्या अंतर बताया था, बता सकते हैं? वेदक सम्यक्त्व और छायोपशमिक सम्यक्त्व में एक बेसिक अंतर कल बताया था। कौन बता सकता है? वेदक सम्यक्त्व में तो किसी का क्षय और किसी एक का उदय। हाँ हाँ, मतलब क्षय और उपशम तो क्षयोपशम में भी है, किंतु वेदक सम्यक्त्व में एक खास बात है कि एक जो देशघाती प्रकृति है, सम्यक मोहनी प्रकृति, उसका उदय नियम से होता है। ठीक है, समझ में आया? वापस से बोलूं, छायोपशमिक सम्यक्त्व में तो क्या होता है, क्षय और उपशम रूप दशा होती है, किंतु जो ये वेदक सम्यक्त्व है, इसमें सम्यक मोहनीय प्रकृति जो कि देशघाती प्रकृति है, उसका नियम से उदय होता है, तब उस जीव का वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है। तो जो अपन ने ऊपर भेद पढ़े ना, उसी तरह के भेद हैं, किंतु इसमें बस एक खास बात और ऐड कर लेना कि एक वेदक का, एक का उदय। देखिए, इसका अर्थ पढ़ते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कठिन है नहीं ज्यादा विषय, शब्द ऐसे लगते हैं इतने बड़े बड़े शब्द, इसलिए कठिन लगता है। पढ़िए इसका, मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। है कि नहीं? मम्मी गायब हो गई। बेला भाभी पढ़िए, आप पढ़िए। जहाँ 4 प्रकृतियों का क्षय, 2 का उपशम और 1 का उदय है, वह प्रथम क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ 5 प्रकृतियों का क्षय, 1 का उपशम और 1 का उदय है, वह द्वितीय क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ 6 प्रकृतियों का क्षय और 1 का उदय है, वह क्षायिक वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ 6 प्रकृतियों का उपशम और 1 का उदय है, वह उपशम वेदक सम्यक्त्व है। हाँ, मतलब 1 का उदय तो सब में ही है, बाकी का कुछ भी हो सकता है। बस बराबर, 1 का उदय सब में है। और वो एक कौन सा उदय सुनीता आंटी? 1 का उदय सम्यक मोहनी प्रकृति का, सम्यक प्रकृति का उदय है, देशघाती प्रकृति है। मतलब ये कैसी दशा होगी कि जो पानी का ग्लास अपन देख रहे हैं ना, उस पानी के ग्लास में कुछ मिट्टी दबी हुई, कुछ मिट्टी बाहर निकली हुई, और कुछ मिट्टी के कण पानी में आ जाना, है ना? कुछ उदय भी बता रहे ना, तो उदय आ जाना मतलब वो पानी को किसी ने ग्लास हिला दिया तो 2-3 मिट्टी के कण ऊपर भी आ गए। इसलिए इस सम्यक्त्व को इतना निर्मल नहीं कहते हैं जितना उपशम और क्षायिक सम्यक्त्व निर्मल है। क्या कहा? समझ में आया पुष्पा आंटी? इसमें क्या हुआ कि एक प्रकृति का उदय आ गया है तो ग्लास में थोड़ी सी गंदगी आ गई है। अब वो पानी पीने योग्य है कि नहीं? पीने योग्य नहीं है, क्योंकि थोड़ा, इसलिए उस सम्यक्त्व को पूरा निर्मल सम्यक्त्व नहीं कहते हैं।
यहाँ पर देखो, अब ये 4 प्रकृति का क्षय, 2 का उपशम, ये आप लगा लेना मोस्टली। सब में अनंतानु प्रकृति, अनंतानुबंधी प्रकृति का क्षय, 2 का उपशम बोला ये पहले में, तो 2 का किसका उपशम? मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, है ना। ये 2 का उपशम और 1 का उदय। 1 का किसका उदय बीना आंटी? सम्यक प्रकृति, है ना, सम्यक प्रकृति का उदय। 1 का उदय तो एक जैसा ही लगाना है। फिर दूसरे वाले में 5 प्रकृति का क्षय, है ना, तो इसमें अनंतानुबंधी की 4 और 1 मिथ्यात्व का भी क्षय मान लिया। 1 का उपशम मतलब मिश्र प्रकृति का उपशम, 1 का उदय मतलब सम्यक प्रकृति का उदय। कठिन लग रही है बात? सरल है बात, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो अब यहाँ एक बात सुशीला आंटी ध्यान देने योग्य, कि यहाँ सब जगह यहाँ लिखा है क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व, दूसरे वाले का भी अर्थ लिखा क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व, और तीसरे का क्या नाम दिया है देखो, दिख रहा है तीसरे का नाम में कर्सर लेके गई, छायिक वेदक। तीसरे का नाम लिखा छायिक वेदक सम्यक्त्व, चौथे का लिखा उपशम वेदक सम्यक्त्व, है ना। तो ये तीसरे का क्षायिक वेदक सम्यक्त्व क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मुख्यतः क्षय प्रकृति का क्षय ही हो गया है, इसलिए क्षय की मुख्यता हो गई, तो इसका नाम लिख दिया क्षायिक। और वेदक किस लिए लिखा? कि एक प्रकृति का उदय है, एक सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए वेदक नाम है। और क्षायिक नाम क्यों है? क्योंकि क्षय प्रकृति का क्षय हो गया है ना। मतलब क्लियर सम्यक दर्शन होने के लिए सातों ही प्रकृति का क्षय होना जरूरी है। ये मिथ्यात्व बहुत बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है जो मुझे दुखी कर रहा है। तो बोलते ना मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। तो ये जो तीसरे नंबर का अर्थ है ना सुशीला आंटी, छायिक वेदक सम्यक्त्व, कि 6 का तो क्षय कर दिया, 6 शत्रुओं का तो क्षय कर दिया, एक खाली वेदक ही तो बाकी है। कि नहीं, मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, वो मोक्ष नहीं होने देगा। वो जो एक सम्यक प्रकृति का उदय है ना, वो मोक्ष नहीं होने देगा, इसलिए इसका नाम छायिक वेदक सम्यक्त्व है। और चौथे नंबर का है उपशम वेदक सम्यक्त्व। तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, 6 प्रकृतियों का उपशम। एक बता दो बस, कोई भी एक जना बता दो कौन सी 6 प्रकृति का उपशम और किसका 1 का उदय। मैं समझूंगी सबको समझ में आ गया, बताइए। अनंतानुबंधी चौकड़ी का तो 6 है, और मिथ्यात और मिश्र मिथ्यात। नहीं, मैं ये चौथे नंबर वाले का भेद पूछ रही हूँ। चौथा नंबर जो लिख रखा है ना, जहां 6 प्रकृति का उपशम, तो कौन सी 6 प्रकृति का उपशम और 1 का उदय है? वो उपशम वेदक सम्यक्त्व है। कौन बता रहा है? हाँ, अनंतानुबंधी की 4 और दो दर्शन होने की 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिश्र, और एक सम्यक प्रकृति का उदय। हाँ बस, वेरी गुड। 6 प्रकृति कौन सी हुई? अनंतानुबंधी की 4, 1 हुई मिश्र प्रकृति और 1 हुई मिथ्यात्व प्रकृति। इन सब का उपशम दबा रखा है इन सबको, और 1 उदय किसका है? वही एक सम्यक मोहनीय प्रकृति का उदय है, इसलिए इसका नाम लिखा उपशम वेदक सम्यक्त्व। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भेद प्रभेदों की चर्चा हुई। ये 4 और 3 7 भेद हो गए, एक उपशम का और एक छायिक सम्यक्त्व का, इस तरह से 9 भेद हो गए। आगे का एक छंद और पढ़ते हैं, इसमें और क्लियर सारा बता देंगे। यहाँ छायिक व उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप न कहने का कारण, देखिए कितनी सरलता से बनारसी दास जी कह रहे हैं कि छायिक और उपशम का स्वरूप क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं दोहा। उपसम छायिक की दशा पूरव षट सट पदमाई, या कहीं प्रगट अब पुनरुक्ति कारण वर्णी नाई। कि उपशम और क्षय की क्या दशा होती है, ये आगे के छंद में 42 नंबर के छंद में बताकर आए हैं, इसलिए पुनरारक्ति दोष के कारण यहाँ पर वापस से उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन ने क्लास के प्रारंभ में पढ़ ली
कि 7 प्रकृति का क्षय होना वो क्षयिक सम्यक्त्व है और 7 प्रकृति का उपशम हो जाना वो उपशम सम्यक्त्व है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक और छंद देखते हैं, 9 प्रकार के सम्यक्त्व का विवरण, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। और सरलता से एक बार छंद आया है तो पढ़ लेते हैं। क्षय उपसम वेदक क्षिपक उपसम संकित चार, 3 चारि इक इक मिलत सब नव वे भेद विचारी। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए सुशीला आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। क्षयोपशम सम्यक्त 3 प्रकार का, वेदक सम्यक्त 4 प्रकार का और उपशम सम्यक्त 1 तथा क्षयिक सम्यक्त 1। इस प्रकार सम्यक्त के मूल भेद 4 और उत्तर भेद 9 है। ठीक है, आ गया मूल भेद 4। कौन से मूल भेद 4? कौन से 4 भेद? हाँ बेला भाभी। औपशमिक सम्यक्त, हाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व। हाँ, ये इस 4 तो तरह मूल से हो गए। मूल भेद। और उत्तर भेद कौन से 9? क्षयोपशम सम्यक्त्व के 3 प्रकार और वेदक के 4 और उपशम का 1 और क्षयिक का 1। इस प्रकार से 9 भेद हो गए। वेरी गुड, ये आज की पूरी क्लास का सार बता दिया जो अभी हमने पढ़ा। इस तरह से ये 9 भेद हो गए। अब आगे का ये हम पढ़ें। आगे अब और 2 प्रकार के सम्यक्त्व बताएंगे, 4 प्रकार के, निश्चय व्यवहार और सामान्य और विशेष सम्यक्त्व। उसकी चर्चा हम करें उसके पहले थोड़ा सा टोडरमल जी के पास चलते हैं। टोडरमल जी ने ये क्षयिक और वेदक सम्यक्त्व इन सब के बारे में क्या लिखा है? जो नवा अधिकार है, एकदम अंतिम अंतिम का पेज है, उसमें इसकी चर्चा की है। मैं इसमें शेयर नहीं कर पाई आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अगर आपके पास हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो 334 नंबर का पेज निकाल लीजिए। देखो, जो बार बार क्षयोपशम शब्द आ रहा था उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। 334 नंबर का पेज है कि क्षयोपशम किसे कहते हैं। उपशम तो बात बताई, उपशम किसे कहते हैं? कर्मों का सत्ता तो पाई जाए किंतु उदय नहीं पाया जाए, उसका नाम उपशम है। ठीक है, उपशम सम्यक्त्व, कभी भी कहीं भी शब्द आए उपशम तो उसका यही अर्थ समझना कि अभी सत्ता में तो है किंतु उदय रूप में नहीं है वो प्रकृति, इसलिए वो उपशम कही जाती है। दूसरा क्षयिक शब्द आता है। क्षयिक शब्द नाम से ही समझ में आता है कि कर्म का क्षय हो जाना, वो क्षयिक होता है। तीसरा यहाँ पर क्षयोपशम के बारे में कहा गया है, उसको पढ़ रही हूं मैं यहाँ से, पेज 334 है नवे अधिकार का। जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। कि वर्तमान काल में, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कि वर्तमान काल में उदय में नहीं आ रहा है और क्षय हो गया है, उसका नाम क्षय है। कौन सी 2 प्रकृतियों का? मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का वर्तमान में उदय नहीं आना, उसका नाम क्षय है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, इन्हीं का आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की जो सत्ता पाई जाती है वही उपशम है। दूसरा, पहले तो क्षय बताया, किसका क्षय बताया बीना आंटी? कि वर्तमान काल में मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का उदय नहीं है, वो तो क्षय हुआ। दूसरा, कि भविष्य में ये उदय में आ सकते हैं, इनकी सत्ता अभी पाई जा रही है, ये दबे हुए मेल की तरह हैं। कौन सी 2 प्रकृति? मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति, तो इसका नाम हो गया उपशम। और तीसरी कंडीशन कि सम्यक मोहनी प्रकृति का उदय पाया जाता है, एक प्रकृति का उदय। तो ऐसी जो 3 चीजें एक साथ पाई जाती है, इसका नाम क्षयोपशम है। यहाँ पर इन्होंने वेदक की जगह इसका नाम क्षयोपशम लिखा, आगे इसका भी खुलासा करेंगे। 3 दशा कौन कौन सी हो गई पुष्पा आंटी? कौन सी 3 दशा हो गई? तो दबी हुई है। हाँ हाँ बोलिए, कौन मैं बोल? बोलूं क्या?
हाँ मैं आप, बोलूं क्या? हाँ बोलिए हाँ, सुनीता। मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात मोहिनी का तो उदय भावी 6 है, और फिर आगामी काल में मिश्र और मतलब मिथ्यात का इन दोनों का उदय है, और देशघाती प्रकृति है उसका नहीं, उदय, उससे पहले तो समय और फिर उदय है। मतलब उदय है। मिश्र और मिथ्यात का तो उदय है, उपसमय, और देशघाती प्रकृति है जो सम्यक प्रकृति, उसका उदय उदय है। है। हाँ हाँ, और ये जो बोल रहे हैं ना आप उपशम है, तो ये जरूरी नहीं है कि बाद में उदय में आ ही जाए। अभी ऐसी कंडीशन है, हो सकता है बाद में वापस क्षय भी हो जाए। तो ये तीनों का एक साथ होना, उसका नाम क्षयोपशम है। जैसे किसी किसी का नाम रख देते हैं ना, कि माँ बाप का मिला हुआ नाम बच्चे का नाम रख देते हैं, मिलजुल के नाम रख देते हैं, है ना। कि जैसे किसी का नाम स्वानुभव रख दिया, तो उसके पिता का नाम अनुभव है, माँ का नाम स्वानुभूति है, तो दोनों का मिला के नाम रख दिया स्वानुभव। तो ऐसे ही यहाँ पर छायोपशमिक नाम क्यों कर दिया, कि किसी प्रकृति का क्षय है, किसी का उपशम है, किसी का उदय है, इसलिए मिला जुला नाम क्या रख दिया, क्षयोपशम सम्यक उसका नाम रख दिया। कुछ कुछ प्रकृति का क्षय उपशम। एक और जो 335 नंबर के पेज पे जो एक मुख्य बात आई है, वो और पढ़ते हैं। इस क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है ना। इसलिए जो मैं कह रही थी कि कई बार आपको ग्रंथ में 3 ही सम्यक्त्व के भेद दिखेंगे, वेदक नाम नहीं दिखेगा। जब हम कर्णानी योग में थोड़ा और डीप में जाते हैं, तो इस चौथा भेद भी दिखता है। क्या लिखा, क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है, जहां मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता कहा जाए, वहां क्षयोपशम नाम पाता है, और जहां सम्यक्त्व मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, वहां वेदक नाम कहा जाता है। ठीक है, जहां पर हम सम्यक मोहनी प्रकृति जो देशघाती प्रकृति है उसकी मुख्यता से बात करेंगे, तो उसका नाम वेदक है, और जहां मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति की मुख्यता से बात करेंगे, उसका नाम क्षयोपशम है। ठीक है, सो कथन मात्र 2 नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। ठीक है, कौन के 2 नाम कथन मात्र के हैं, क्षयोपशम सम्यक्त्व कहो या वेदक सम्यक्त्व कहो, ये नाम के 2 थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें मुख्य डिफरेंस नहीं है। क्यों मुख्य डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भावों में अंतर नहीं है, उस जीव के परिणाम में अंतर नहीं है। परिणाम कैसे होते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा बताया, कि इसमें मल लगता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में मल लगता है, और वो मल कैसा है, चल मल अगार दोष वाला मल लगता है। तो वो मल कौन सा है, ऐसा पूछा, तो यहाँ क्या लिखा, कि वो केवली ही जानते हैं। चल मल अगार दोष, जो पानी में थोड़ी सी मिट्टी आ गई ना बीना आंटी, तो थोड़ा सा पानी मलिन हो गया, तो वो कौन से ऐसे परिणाम हुए, कौन से ऐसे भाव हुए कि वो पानी थोड़ा सा मलिन हो गया, कि वो केवल ज्ञानी जानते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पर ये 4 प्रकार के सम्यक्त्व की बात हुई। अब इसमें एक मुख्य बात, कि जितना याद रह जाए, हर क्लास के बाद में बोल रही हूँ ये, कि याद रखने की पूरी कोशिश करना, किंतु ये भी समझो अपन ने अभी कर्णानी योग का बहुत छोटा सा प्रकरण लिया है ना। जब गोमत सार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, गोमत सार कर्मकांड जीवकांड पढ़ेंगे, तो उसमें तो बहुत लंबा प्रकरण है ये। किंतु हम प्रयोजन भूत की जब हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करेंगे, तो क्या होगा, किसी प्रकृति का ऐसा हो जाएगा, किसी प्रकृति का बार बार उदय, क्योंकि अनादि का मिथ्यात्व शत्रु बैठा हुआ है ना, तो वो कहीं ना कहीं से जिंदा रहने की कोशिश करता है। किसी न किसी तरह से जीव के परिणाम बिगड़ते ही रहते हैं। अनादि का अभ्यास है, इसलिए पर में कहीं ना कहीं एकत्व बुद्धि हो जाती है, तो सम्यक्त्व वापस होते होते मिथ्यात्व हो जाता है, क्षयोपशम रूप दशा हो जाती है, उपशम रूप दशा हो जाती है। किंतु हम इन सब में कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, कि अपना पुरुषार्थ जारी रख सकते हैं। कौन सा पुरुषार्थ, कि मैं आत्मा ही हूं,
ऐसा दृढ़ श्रद्धान रूप जो भाव है वो भाव हम कर सकते हैं, और ये हम भाव करेंगे तो पक्की बात है कि कर्म का क्षय भी हो जाएगा। हम अपनी तरफ से पुरुषार्थ करें, हम तो हेल्दी खाना खाएं, अच्छे से खाना खाएं, अब अंदर वो खाना अपने आप चेंज हो के हमको ताकत प्रदान कर देगा, बुरी चीजें नष्ट हो जाएगी। हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम स्वस्थ रहना है तो हेल्दी और साफ खाना खाएं, मतलब स्वच्छ भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। वैसे ही अगर हमें कर्मों का नाश करना है तो हमारी तरफ से पुरुषार्थ क्या है कि हम आत्मा में एकाग्रता करें, आत्मा में अपनापन करें, वो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ये कर्मों की बात बताई है कि उस समय कर्म की ये स्थिति होती है। ठीक है, अब 4 प्रकार के सम्यक्त्व के और जो नाम हैं वो कल पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 नाम की चर्चा अगले छंदों में आने वाली है? एक निश्चय सम्यक्त्व, एक व्यवहार सम्यक्त्व, एक सामान्य सम्यक्त्व और एक विशेष सम्यक्त्व। ये चारों भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 4 तरह के सम्यक्त्व ये, और तो इनकी चर्चा कल हम करेंगे और उसके बाद 5वें गुणस्थान की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होगी। तो कल और एक चौथे गुणस्थान को देंगे, और चौथे गुणस्थान में और क्या क्या विशेषताएं होती है, कल अंतिम दिन है चौथे गुणस्थान का पढ़ने का, तो उसमें और क्या क्या विशेषता होती है चौथे गुणस्थान में, उसकी चर्चा भी कल करेंगे। एक कोई मंगला जी, आप सुनते हैं क्लास यूट्यूब पे, आपके मैसेज बार बार आ रहे हैं, तो मैं एक बार फोन नंबर, मैंने लिंक भेजी थी आपको जूम की, मैं एक बार फोन नंबर बता देती हूँ यहाँ से, तो आप लोग जिसको भी ये क्लास ज्वाइन करनी है तो वो लिंक इस फोन नंबर पे मुझे जय जिनेंद्र लिखकर भेज दें, तो मैं पर्सनल पे लिंक भेज दूंगी। क्योंकि बच्चों ने ऐसे बताया कि मम्मी जूम की लिंक ऐसे शेयर नहीं करते, अब जो भी रीजन होता हो, मैं ज्यादा माता पच्ची करती नहीं, समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए मैं फोन नंबर बता रही हूँ 9649733666, ये मेरा फोन नंबर है, इस पे आप जय जिनेंद्र लिखकर भेज दें, है ना, 9649733666, ठीक है, ये फोन नंबर है। और ये 1+ नाम से जिसने भी ज्वाइन किया है, जय जिनेंद्र, आपकी मुझे शक्ल तो नहीं दिख रही है, पर जय जिनेंद्र आप नए मेंबर हैं क्लास के। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। क्लास एक बार वापस ध्यान से अगर कुछ लगे और कुछ प्रश्न हो तो भी कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि कल अंतिम दिन हम इस गुणस्थान की चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं एक बार। भावरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने। जय जिनेंद्र।